देखिए, हमारे चैप्टर का जो नेम है ये है गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ अंडर द दिल्ली सल्तनत। ये चैप्टर 8 है सतीश चंद्र की बुक से। आज आप इसको डिटेल से कवर कर लेंगे। इसका एक अंश क्रॉनिकल में भी है, लेकिन हम उसे रिजर्व रख लेंगे। हम आगे बढ़ेंगे और कल विजयनगर ही किया जाएगा। आज आपकी क्लास है जैसे इवनिंग बैच की, तो आज की क्लास में आपका लेक्चर हो गया फ्राइडे सैटरडे संडे। ओके, तो फ्राइडे सैटरडे संडे का ये जो लेक्चर आपका हो गया है, उसके बाद बताएंगे क्या होगा। चुप करके लेक्चर लगाओ। चलें आगे बढ़े। गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ अंडर द दिल्ली सल्तनत। तो चलिए शुरुआत करते हैं गवर्नमेंट से, जिसमें हम पढ़ेंगे द सुल्तान, देन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, देन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद शुरू होगी इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। तो शुरुआत करते हैं गवर्नमेंट से। देखिए, जब हम सल्तनत पीरियड की बात करते हैं तो लगभग 320 ईयर्स के इस पीरियड में, जिसकी शुरुआत लगभग 1206 में हो जाती है और ये 1526 में खत्म होता है, जब बाबर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखता है। तो लगभग 320 साल के इस दौर में काफी कंसोलिडेट किया तुर्किश रूलर्स ने इंडिया को। ऑलमोस्ट 12th सेंचुरी के एंड में जब मोहम्मद घोरी भारत पर आक्रमण करके परमानेंट तुर्किश रूल एस्टेब्लिश करता है, इस तुर्किश रूल को फाइनली 13th सेंचुरी के एंड तक एक कंसोलिडेटेड एडमिनिस्ट्रेशन मिल जाता है, जब बलबन का दौर चल रहा होता है। इस एडमिनिस्ट्रेशन को फुली नर्चर करने की जिम्मेदारी अलाउद्दीन खिलजी पर जाती है और इसे पूरी तरह से एक्सपैंड करके पैन इंडियन बनाने का तमगा मोहम्मद बिन तुगलक को जाता है। तो कुल मिलाकर के इस तरह से हम एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर आगे बढ़ते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक से बलबन, बलबन से खिलजी और खिलजी से मोहम्मद बिन तुगलक तक। इस दौरान बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे पहली बार भारत मौर्यास के चले जाने के बाद एक हाईली सेंट्रलाइज्ड एंड पैन इंडियन गवर्नमेंट देखेगा, जो आफ्टर मौर्यास देखने को नहीं मिली, चाहे फिर वो गुप्तास थे, चाहे फिर वो वर्धन्स थे। ना तो वहां की गवर्नमेंट सेंट्रलाइज थी, क्योंकि बड़े बड़े लेवल पर फ्यूडलिज्म था, सामंतवाद था, और तो एक डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। और ना ही वो गवर्नमेंट पैन इंडियन थी। सरकारें उत्तर भारत तक ही सीमित थी, नॉर्थ इंडिया तक, और उसमें भी आप छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज में डिवाइडेड थे। लेकिन आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव पैन इंडियन गवर्नमेंट मिलने का काम होता है अलाउद्दीन खिलजी के समय में, जब आप माबार यानी कि तमिलनाडु तक जाते हैं, मदुरई तक, और इसे सेंट्रलाइज करने की जिम्मेदारी भी अलाउद्दीन खिलजी पर ही जाती है। तो कुल मिलाकर के अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत दौर का पहला वह शासक जिसने सेंट्रलाइजेशन की तरफ कदम उठाया, जिसने पैन इंडियन गवर्नमेंट और पैन इंडियन रूल एस्टेब्लिश करने का एक काम इनिशिएट किया, जिसे एपेक्स और क्लाइमेक्स सिचुएशन तक पहुंचाया मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इस चीज का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा जब आप 16th सेंचुरी की बिगिनिंग में आ जाते हैं। तो सल्तनत रूल खत्म हो जाता है, लेकिन 15th सेंचुरी की बिगिनिंग में ही जब सैयद डायनेस्टी की नींव रखी जाती है, तुगलक डायनेस्टी के अंत होने के बाद, उसी समय में एक डिक्लाइन शुरू हो जाता है सल्तनत दौर का। एक डिसेंट्रलाइज्ड सी स्कैटर्ड प्रिंसिपैलिटीज फिर से ऑब्जर्व होनी शुरू हो जाती हैं, और दिल्ली सल्तनत एक दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों तक ही सिमट के रह जाता है। ऐसे में इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ये है कि बहुत कुछ ऐसा दिया है दिल्ली सल्तनत ने इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इन द फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री, लॉ एंड जस्टिस, जो आने वाले समय में वह छोटी किंगडम्स जो दिल्ली सल्तनत के र्यून्स पर खड़ी होंगी फॉलो करती हैं। तो आने वाले समय में आपको बहुत कुछ उन छोटी किंगडम्स के थ्रू आगे कंटिन्यू होता दिख जाएगा,
अगेन एक पैन इंडियन हाईली सेंट्रलाइज्ड और कंसोलिडेटेड एम्पायर में, दैट इज अ मुगल एम्पायर। तो दिल्ली सल्तनत से ग्रहण किए गए ये सभी प्रबंध इन छोटे छोटे राजाओं या छोटी छोटी किंगडम्स के थ्रू आगे मुगलों तक बढ़ता है, और मुगल ऐसी बहुत सी गतिविधियां अपनाते हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो मिलिट्री है, और चाहे फिर वो जुडिशरी एंड लीगल सर्विसेज हैं, जो शायद उन्हें दिल्ली सल्तनत के समय में मिला था। आई बात समझ में? तो दैट वाज द प्रोसेस। इसलिए इस दौर को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, इकोनॉमी एंड सोसाइटी को समझना मैंडेटरी हो जाता है अगर आप अच्छे दौर पे दिल्ली सल्तनत को समझना चाहते हैं कि उनकी क्या देन थी। उसी की शुरुआत है। सबसे पहले बात होती है द सुल्तान। जब हम सुल्तान की बात करते हैं तो सुल्तान दिल्ली सल्तनत की एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे सुप्रीम ऑफिसर है। तो सुल्तान एडमिनिस्ट्रेशन का, मिलिट्री का, लॉ एंड जुडिशरी का एंड लेजिस्लेचर का एक तरह से सबसे प्राइम पोजीशन है। जितने भी दिल्ली के सुल्तान रहे हैं सभी ने बड़े पैमाने पर अपनी स्वामी भक्ति या एलिगेंस दिखाई है खलीफा के प्रति। और क्वेश्चन है एमसीक्यू, जो बारीकियां कभी आप नहीं करते तो फिर आप फंस जाते हैं। अब्बासिद खलीफा बगदाद के, ये बात ऑलवेज याद रखना, खलीफे बहुत से हुए हैं लेकिन बगदाद के अब्बासिद खलीफों के प्रति इन्होंने अपनी स्वामी भक्ति दिखाने का काम किया है। लेकिन कभी भी इसे आप इस सेंस में नहीं लेंगे जो आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में फंसा दिया जाएगा। जितने भी भारत के सुल्तान हैं इनमें से मोस्टली सुल्तान खुद को लेफ्टिनेंट ऑफ द फेथफुल कहा करते थे, कि जो फेथफुल टू द गॉड है खलीफा, हम उसके जर्नल लेफ्टिनेंट हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खलीफा दिल्ली सल्तनत में एक लीगल पोजीशन होल्ड करता था, या अगर भारत के सुल्तान खुद को डिप्टी या नायब कहते हैं खलीफा का तो उनका ओवरलॉर्ड खलीफा है, ऐसा कतई नहीं था। खलीफा सिर्फ और सिर्फ एक मॉरल पोजीशन होल्ड करने वाला पर्सन था, और सिर्फ खुद को उसके साथ जोड़े जाने का एकमात्र कारण यह था कि इस्लामिक दुनिया में, इस्लामिक वर्ल्ड में हम बने रहें और दिल्ली सल्तनत उस लार्जर इस्लामिक वर्ल्ड का ही एक पार्ट बन के आगे बढ़े। क्योंकि अपने आप को कोई भी सुल्तान यदि सत्ता पर स्थापित करना चाहता था तो उस समय जन्मे नए फेथ, नए धर्म, नए फॉलोअर्स का एक समर्थन जरूरी था, जो उन्हें नए देशों में जाकर के सत्ता स्थापित करने में मदद कराए। अकेला सुल्तान कुछ भी नहीं बन सकता था। अकेले तुर्क लड़ाके ऐसा कभी नहीं कर सकते थे अगर उन्हें एक नए सेगमेंट ऑफ फॉलोअर्स जो कि इस्लाम के प्रति डिवोटेड थे वो नहीं मिलते। और वो तभी मिलेंगे अगर आप द फेथफुल यानी कि द खलीफा के प्रति अपनी स्वामी भक्ति रखते हैं। और इसी वजह से मोस्टली दिल्ली के सुल्तान जितने भी रहे हैं इन्होंने खुद को खलीफा के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। यहाँ की अगर आप अलाउद्दीन खिलजी की भी बात करें तो इसने डिनाई कर दिया किसी भी तरह से कि गॉड की ग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन में कोई रोल प्ले नहीं करती है, और ये खलीफा के इंस्टीट्यूशन को उस लेवल पर कभी फॉलो नहीं करता था। लेकिन फिर भी इसने खलीफा को एड्रेस किया है, पूरी तरह से इसने कभी भी खलीफा को डिनाई नहीं किया था। इस बात को आप याद रखना। और आने वाले समय में तो आप देखेंगे शुरुआत में इल्तुतमिश 1228 में खलीफा से शरोपा लेता है, द रॉब ऑफ ऑनर, और फिरोज शाह तुगलक तो ऐसा 2 बार करता है। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो कुल मिलाकर के खलीफा के संबंध काफी जरूरी हैं, काफी इंपॉर्टेंट भी है। सुल्तान की अगर हम बात करें तो सुल्तान किस तबके से आता है, सुल्तान कौन है एक्चुअल में? देखिए, तुर्कों के बारे में एक खास बात आपको जाननी होगी कि तुर्कों में इस्लामिक कंसेप्ट फॉलो हो रहा है, और इस्लाम में कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि प्राइमोजेनिचर का कंसेप्ट ही फॉलो किया जाएगा सक्सेसरशिप में, कि बड़ा बेटा ही सत्ता संभालेगा। उल्टा इस्लाम उम्मा में बिलीव करता है। उम्मा माने वो जमात जो मिल करके इलेक्ट करती है लीडर को। इसलिए जो पहले 4 खलीफा हैं वो इसलिए सुन्नी सेक्ट में माने जाते हैं क्योंकि वो एक तरह से चुने हुए हैं, शायद इलेक्टेड हैं जैसे। लेकिन जो आखिरी खलीफा, 4 खलीफों में से जो चौथा खलीफा है, उसके बाद फिर सारे उसके वंशजों को खलीफा मान लिया शिया वालों ने। तो सुन्नी ये नहीं मानते, क्योंकि सुन्नी
इलेक्टेड कंसेप्ट मानते हैं। इस्लामिक वर्ल्ड में इलेक्टेड कंसेप्ट चलता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तुर्किश रूलरों ने ये इलेक्टेड कंसेप्ट ऐसा फॉलो नहीं किया। तो आप कहेंगे फिर इलेक्शन कहाँ गया? तो आज सारे भेद सुलझ जाएंगे। मैं समझाता हूं एक खास तरह का इलेक्शन। यहां पर जो इलेक्शन है वो इलेक्शन एक तरह का एक्सेप्टेबिलिटी है, एक्सेप्टेबिलिटी बाय द नोबल मैन। तो कुल मिलाकर के जो भी सत्ता में है ये नोबल्स के थ्रू एक्सेप्टेड होना चाहिए। इसलिए सभी सुल्तान इस जद्दोजहद में रहे कि हम नोबल क्लैन के थ्रू एक्सेप्टेबल हो जाए, चाहे वो कोई भी सुल्तान था। और बलबन जो इतना की स्टॉन्च है, उसने भी तुर्किश नोबिलिटी को फॉरमोस्ट रखा। उसका रीजन था यह इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्शन, जिसमें आप पूर्णतः इलेक्शन तो होंगे ही नहीं, लेकिन इलेक्शन को आप सिनोनिम मान लीजिए एक्सेप्टेबिलिटी से। तो एक्सेप्टेबिलिटी करानी जरूरी है नोबिलिटी के अंदर। इसलिए हर कोई नोबिलिटी ही अपने अकॉर्डिंग बना रहा है। रजिया ने आके नोबिलिटी चेंज करनी चाहिए, बलबन ने भी आकर के नोबिलिटी को धीरे धीरे रिप्लेस किया। और ये दौर तो बहुत तेज हो गया तुगलकों के समय में। तुगलकों ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने तो नोबल ही अपनी मर्जी के हजाम है, बारबर है, सबको नोबिलिटी तक पहुंचाएगी। इस नोबिलिटी में मेरे सभी एक्सपेरिमेंट्स के बावजूद भी एक एक्सेप्टेबिलिटी बनी रह जाए, क्योंकि इस्लाम में इलेक्शन का कंसेप्ट है। ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड कंसेप्ट, अगर आप भारत के इन सुल्तानों को देखें तो एक खास बात तो है कि यह तो माना जाता है कि राजघराने से ही कोई होना चाहिए। तो जो भी बेटा काबिल है उसे गद्दी पर बैठा दिया जाता था, ऐसा नॉमिनेशन रहता था। इल्तुतमिश तो इससे भी आगे बढ़ गया और उसने अपनी बेटी को नॉमिनेट किया। इसे माना जाना या ना माना जाना ये नोबिलिटी पे तय था, लेकिन लेजिटिमेसी का एक कंसेप्ट ऑलवेज याद रखिएगा। अब जब हमने इलेक्शन और एक्सेप्टेबिलिटी का कंसेप्ट किया, वहीं पर एक कंसेप्ट लेजिटिमेसी का भी आता है। लेजिटिमेसी का ये कंसेप्ट क्या है? आम जनता भी इंपॉर्टेंट है। कौन सी? मुस्लिम समाज, क्योंकि अंततः आप मुस्लिम समाज की वजह से ही खड़े हैं। तो लेजिटिमेसी का एक कंसेप्ट बहुत स्ट्रांगली फॉलो हुआ। इसीलिए प्राइमोजेनिचर के कंसेप्ट की एब्सेंस की वजह से सिर्फ और सिर्फ सक्सेसर ही गद्दी पे बैठेगा, इस कंसेप्ट की एब्सेंस की वजह से इस्लाम में एक इलेक्शन का कंसेप्ट होना, जिसे आप एक्सेप्टेंस के तौर पे समझ रहे हैं, इसकी वजह से एक कंसेप्ट ये आया कि बहुत से मिलिट्री लीडर भी गद्दी हथियाते रहे थे, जैसा हमने बलबन के समय में भी देखा और जैसा हमने बाद में जलालुद्दीन खिलजी के समय में भी देखा, जैसा हमने बाद में गाजी तुगलक यानी कि ग्यासुद्दीन तुगलक के समय में भी देखा। यह मिलिट्री जर्नल हैं जिन्होंने सत्ता हथिया ली, और ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि परिवार से ही कोई गद्दी पे बैठेगा ऐसा कोई मैंडेटरी लॉ इस्लाम में नहीं है। लेकिन लेजिटिमेसी का कंसेप्ट है कि आम जनता में आपकी स्वीकृति होनी चाहिए। इसलिए मैं पहले दिन से लेक्चर में लेजिटिमेट वर्ड यूज करता आ रहा हूं कि खुद को लेजिटिमेट बनाने के लिए इन्होंने खलीफा से सरोपा लिया, खुद को लेजिटिमेट बनाने के लिए इन्होंने उलेमाओं को अच्छी पोजीशंस दी, खुद को लेजिटिमेट बनाने के लिए इन्होंने मंदिरों को ढहाया और मस्जिदों को बनाने का काम किया, खुद को लेजिटिमेट बनाने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने जजिया लगा दिया। तो ये लेजिटिमेसी का मतलब क्या है कि रैयत में, आम जनता में आपकी स्वीकृति होनी चाहिए, और एक बार ही स्वीकृति मिल गई तो फिर आप सत्ता पर स्थापित हो सकते हैं। लेकिन सत्ता में आने के लिए सबसे बड़ी चीज जिसके माध्यम से ही आप सत्ता को हथिया के फिर ही लेजिटिमेसी लेते हैं, वो है सेना। इसलिए पूरी सल्तनत के दौर में आप देखेंगे कि जिसके पास मिलिट्री स्ट्रांग है उसके पास पोजीशन है और वही चुना गया है। तो जो भी मंगोलों को रोक रहा है नॉर्थ वेस्ट पे समय समय पर, चाहे वो बलबन रहा हो, आने वाले समय में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी रहा हो, आने वाले समय में गाजी तुगलक रहा हो, और आने वाले समय में सैयद डायनेस्टी का खिज्र खान रहा हो, जिसने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे मंगोलों को रोका है, उसी के साथ समर्थन है सेना का, और जिसको सेना का समर्थन है गद्दी उसी ने ली है और खुद को लेजिटिमेट कराया है, जनता के माध्यम से एक्सेप्ट कराया है नोबिलिटी में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो जनता की इस लेजिटिमेसी का सीधा प्रमाण यहां से मिलता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा जब कैकाबाद और कायूमार का अंत कर दिया जाता है, तब भी 1 साल तक दिल्ली में एंट्री नहीं ली जाती है। दिल्ली की विसिनिटी में किलखोरी नाम की जगह, जिसे सीरी का किला भी कहा जाता है, उसका निर्माण करा के सीरी में रहा जाता है। तो सीरी नाम की एक सिटी डेवलप करा के काफी समय जलालुद्दीन खिलजी ने वहां से बिताया,
और उसकी शुरुआती कैपिटल किलखोरी हुआ करती थी, जो बाद में दिल्ली बनी है, ऐसा आपने चैप्टर में क्रॉनिकल में पढ़ा था। और ये लेजिटिमेसी का ही कंसेप्ट है आम जनता में। तो यह हुआ करता था दिल्ली सल्तनत का खेल, और यही हुआ करता था सुल्तान। सुल्तान के बारे में और चीजें अगर हम जानने पढ़ने की कोशिश करें तो इसमें आप एक बात ध्यान रखिएगा कि हम पैराग्राफ नहीं चलेंगे। जहां पे जो चीज ज्यादा बेटर बनती है हम उसे वहां पर एक्सप्लेन करेंगे। ओके, जहां पर सुल्तान के बारे में मेन कंसेप्ट है वहां पे सुल्तान के बारे में बताया गया। अब इसमें मैं नोबिलिटी में घोड़सवार और ये कंसेप्ट अभी नहीं बता रहा, अगले पैरे में बताएंगे। सुल्तान के बारे में ये मोटे मोटे कंसेप्ट क्लियर हुए, इनको याद रख लेना, कभी मेंस के आंसर में और एमसीक्यू में आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। चलिए शुरुआत करते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की। जब हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं इसमें सुल्तान के द्वारा ही अपनी मदद के लिए कुछ लोगों को चुना जा रहा है जो एक तरह के मंत्री कहलाते हैं। ये कितने होंगे, इनकी ताकत या पावर कितनी होगी और इनके काम और फंक्शन कितने होंगे या क्या होंगे, यह भी सुल्तान ही तय करता है। अगर हम मेन डिपार्टमेंट्स की बात करें तो जैसे दीवान वजारत, दीवान अर्ज, दीवान रसालत और दीवान इंशा, ये 4 मेन डिपार्टमेंट हैं। इनमें से अगर हम शुरुआत की बात करें तो दीवान वजारत एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जिसका हेड वजीर है। आज की डेट में अगर आप वजीर की बात करें तो यह प्रधानमंत्री से जाना जाता है। तो वजीर उस समय में कौन हुआ करता था? शुरुआत में यह वजीर जो है ये एक तरह का मिलिट्री लीडर हुआ करता था, लेकिन समय बीत जाने के साथ ही यह वजीर बड़े पैमाने पर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करने लगा। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में इसके डुअल रोल होते थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये उन दोनों चीजों का ध्यान रखा करता था, जिसकी वजह से इसके अंदर ये दोनों ही डिपार्टमेंट हुआ करते थे। डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल ऑडिटर्स जो ध्यान रखते हैं इस बात का कि खर्चा कहां और कितना हो रहा है, और डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल अकाउंटेंट्स, तो अकाउंटेंट जनरल एंड ऑडिटर जनरल। तो अकाउंटेंट जनरल इनकम देख रहा है, ऑडिटर जनरल खर्चे देख रहा है, और ये दोनों अधीन है किसके? वजीर के। और वजीर कौन है? दीवान वजारत का अध्यक्ष। अब ये जो वजीर है इसका रुतबा काफी बड़ा है, क्योंकि अगर आप सल्तनत डायनेस्टी की बात करें तो इसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये मोर एंड मोर किस बात को ध्यान में रख के चल रही है? रेवेन्यू कलेक्शन एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि मुद्दा दो ही है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कराना और रेवेन्यू कलेक्ट करना, चिल। और रेवेन्यू में आप देखें तो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन मेन बंदा कौन है? वजीर। तो वजीर का एक इंपॉर्टेंट है। तो वजीर की अगर आप बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एक बहुत ही उम्दा किस्म का वजीर है जिसका नाम है ख्वाजा जहां। यह वह ख्वाजा जहां है जिसने मोहम्मद बिन तुगलक की एब्सेंस में ऑलवेज दिल्ली संभाले रखी है। जैसे अलेक्जेंडर की अनुपस्थिति में एरिस्टोटल ने संभाला है मकदूनिया को, यानी कि मैसेडोनिया, ठीक इसी तरह से ख्वाजा जहान ने संभाली है दिल्ली। जब भी रिबेल क्रश करने जाते हैं और जब भी ये अपनी पोजीशन को छोड़ते हैं राजधानी स्थानांतरित करने के लिए या कोई और कारणों से। तो देखिए वजीर की पोजीशन कितनी सुप्रीम है कि सुल्तान उसके सहारे दिल्ली छोड़ के जा रहा है। ये अदरवाइज मुमकिन है क्या? पोजीशन और बढ़ जाती है जब ख्वाजा जहान के अधीन ही उसका डिप्टी खान जहान वजीर बन जाता है किसका? फिरोज शाह तुगलक का। और यह खान जहान है जिसके दम पर फिरोज शाह तुगलक इतने समय तक चला। पूरी तरह से वो इसके ऊपर ब्लाइंड फेथ कर सकता था। तो वह फिरोज शाह तुगलक जो सत्ता लेने से भी हिचक रहा था, खान जहान के समर्थन से ही आगे बढ़ा है। खान जहान की मृत्यु के बाद खान जहान का ही बेटा खान जहान 2 गद्दी पर आ जाता है, और फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद ये किंग मेकर का रोल प्ले करना चाहता है और सत्ता पर अपनी मर्जी के सुल्तान को बैठाना चाहता है। इस मामले में जब यह परास्त हो जाता है, यहीं से वजीर की डिग्निटी रिड्यूस हो जाती है, और इसके बाद यह डिग्निटी दोबारा सिर्फ और सिर्फ रिवाइव होगी मुगल पीरियड में आने के बाद। उसके पहले ये रिवाइव नहीं होगी। तो वजीर का एक बहुत ही बड़ा रोल रहा है पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान। अगला डिपार्टमेंट अगर हम बात करें तो वो कौन सा है? तो दीवान अर्ज।
अगर हम सेल्जुक तुर्कों की बात करें, जो आपको पता है सेल्जुक्स आज जो भारत में गजनवाइट्स आए हैं, ये सेल्जुक तुर्क ही कहलाया करते थे और वहीं से सारा आगे बढ़ा है सिलसिला। तो अगर आप सेल्जुक तुर्कों की बात करें नवतेज मेरे बच्चे, नशीली आंखों को ठीक करो और पढ़ाई में आ जाओ। तुर्क हुआ करते थे, इनके अंदर दीवान अर्ज नाम का एक डिपार्टमेंट रखने का सिस्टम शुरू से ही था, लेकिन भारत में यह प्रक्रिया पहली बार शुरुआत की है बलबन के द्वारा। एकदम नीट एंड क्लीन चीजों को रखा करो अपने माइंड में, एकदम ब्रश अप करके, ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया करो हर चीज को। दीवान अर्ज मने आंख बंद करके बलबन, कंफ्यूजन नहीं। तो ये बलबन के द्वारा दीवान अर्ज ऑर्गेनाइज किया गया और इसका जो हेड रहता है ये अर्ज ममालिक, अर्ज ममालिक। अब ये कौन है? अब मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि यह एक तरह का कमांडर इन चीफ ऑफ द मिलिट्री है। कमांडर इन चीफ ऑफ द मिलिट्री पूरे 320 साल तक सल्तनत पीरियड में सुल्तान खुद रहेगा। सुल्तान ऑलवेज चीफ रहेगा आर्मी का, क्योंकि ये जो स्टेट है ये मोर ओवर 99% मिलिट्री स्टेट ही है, ये वेलफेयर स्टेट नहीं है। तो अल्टीमेटली मिलिट्री हाथ से गई तो सत्ता पे कौन बैठे हैं? बलबन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, गाजी तुगलक, खिजर खान। और ये सत्ता पे क्यों बैठे हैं? क्योंकि इनके हाथ में क्या था? मिलिट्री। तो जब भी सत्ता के हाथों से मिलिट्री गई तो सत्ता भी गई, इसलिए सभी सुल्तानों ने मिलिट्री अपने अधीन ही रखी है। तो फिर ये अरीज ममालिक कौन है? अरीज ममालिक का काम है सेना की भर्ती, सेना को साजो सम्मान, आर्मर्स, इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना और सेना की सैलरियों का वितरण करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैलरीज। लेकिन सेना की ट्रांसफर को चेक करने का काम सुल्तान खुद करता है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट गतिविधि है। सेना की दिशा में किसने क्या काम बेहतर किए, इसमें बलबन के बाद दूसरा सबसे प्रमुख हस्ती जो है वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सीधी सीधी सेना में रुचि ली, उसकी कंपल्शन थी मंगोलों के आक्रमण। ऐसे में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दो प्रथाएं शुरू की गई। अलाउद्दीन खिलजी ने मस्टर रोल प्रिपेयर कराना शुरू किया, यानी कि प्रॉपर चार्ट, प्रॉपर लिस्ट प्रिपेयर की जानी शुरू की, जहां पर जांच हुआ करती थी घोड़ों की और सेना के सैनिकों की। ऐसे में दाग, यानी कि जो हॉर्सेस हैं उन्हें ब्रांड किया जाता था, दागा जाता था, उन पे मोहर और ठप्पा लगाया जाता था, ताकि घटिया क्वालिटी के या नकली घोड़े ना घुसेड़ दिया जाए सेना के अंदर, क्योंकि जीत का कारण घोड़े थे। और चूंकि आप अलाउद्दीन खिलजी हैं और आप दिल्ली में हैं, सत्ता आपकी पहुंच रखी है मदुरई तमिलनाडु तक, ऐसे में भारत वर्ष पर आप राज कर रहे हैं, तो कैसे हो सकता है अगर आपकी चुनी हुई सेना ही रिप्लेस कर दे कोई लोकल लेवल पे? तो सैनिकों की अदला बदली ना कर दी जाए, इसके लिए सैनिकों का हुलिया नोट कराया जाता था, डिस्क्रिप्शन मेंटेन किया जाता था, इसे डिस्क्रिप्टिव रोल कहते हैं। नाक, मुंह, होंठ, आंख चिन्हित किए जाते थे और लिखे जाते थे कि इसका चेहरा मुरा। तो एक बड़ा ही तगड़ा पेंटर बैठा रहता था, वो एक सेकंड में चेहरा बना करके स्टॉक कर लेता था। तो इस तरह से पूरा सिस्टम फॉलो हुआ और इस सिस्टम के तहत दाग और चेहरा प्रथा ने बड़ा मजबूत किया अलाउद्दीन खिलजी को। और अलाउद्दीन खिलजी इसी सेना के माध्यम से, जो कि बर्नी के द्वारा कही गई है कि 3 लाख है, जो एग्जैजरेटेड फिगर है, लेकिन फिर भी इसी के माध्यम से मंगोलों को रोक पाया, इसी के माध्यम से दक्कन जीत पाया, इसमें कोई शक नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी अपनी हाईली एफिशिएंट सेना के माध्यम से ही अपना जो सिक्का है वो यहां पर जमा पाया। आई बात समझ में? इसी दाग एंड चेहरा प्रथा को आगे फॉलो किया जाएगा शेरशाह सूरी, और उसे आगे फॉलो किया जाएगा अकबर के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसी में अगर हम आगे बढ़ें तो अलाउद्दीन खिलजी और बड़े सारे रिफॉर्म करते हैं। उनका एक बहुत बड़ा रिफॉर्म सैलरी कैश में देना। इसके पहले जो सैलरीज दी जाती थी वो दोआब के इलाके में कोई ना कोई लैंड जो है वो इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट दे दिया जाता था, लेकिन अब जो सैलरीज दी जाती हैं ये कैश में दी जाती हैं। सेकंड एस्पेक्ट, इसमें सैलरीज फिक्स की गई 238 टंका, जिसमें अगर आप अपने 2 घोड़े और कंट्रीब्यूट करते तो 78 टंका और एक्स्ट्रा दिया जाएगा। इस माध्यम से अच्छी खासी सैलरी फिक्स की गई और इसी सैलरी में काम कर सके सैनिक, इसके लिए बाजार में मूल्यों का नियंत्रण भी किया गया। तो मार्केट रेगुलराइजेशन स्कीम भी इसी वजह से आती है। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मिलिट्री के क्षेत्र में।
सेना की अगर हम बात करें तो सेना दो स्तर पर हमेशा से मेंटेन होती थी, जिसमें हाथी ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन सुल्तान ऑलवेज इंपॉर्टेंट रहते रहे, इंपॉर्टेंस दी गई है हॉर्सेस को। तो एक है कैवेलरी और दूसरी है इन्फेंट्री। कैवेलरी में ऑलवेज तुर्किश और अफगानी रेस के लोगों का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, लेकिन भारतीयों को भी घोरी के समय में और गजनवी के समय में घुड़सवार रखा जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया, इंडियंस मोस्टली इन्फेंट्री सोल्जर ही बन के रह गए, क्योंकि पदाती सैनिक आपको चाहिए मरवाने के लिए ना, आगे भेजना है, लड़ो युद्ध में, वो मर जाएंगे। और घुड़सवार आपको चाहिए हाईली क्लासिफाइड, हाईली सिलेक्टेड, तो वो तुर्किश या फिर अफगानी है। तो एक एथनिसिटी नजर आती है सेना में। घुड़सवारों के तौर पर आपको नजर आएंगे अफगान और तुर्किश, और पदाती सैनिकों के तौर पर आपको नजर आएंगे भारतीय। इसी से ही एक इकोनॉमिक रिफ्ट भी पैदा होता है, क्योंकि घुड़सवार हाईली पेड हुआ करते थे और पदाती सैनिक जो है वो मुश्किल से जिंदगी ही बिता पा रहे थे। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सेना को हाईली ट्रिम और हाईली फैशन रखने के लिए अक्सर बलबन आखेट के लिए, यानी कि शिकार के लिए, सेना को भारत का भ्रमण कराता रहता था। तो समय समय पर सेना को ले जाया जाता था दूर दराज के इलाकों में, ताकि सेना हाईली फिजिकली फिट रहे, रिवर्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज को चढ़ने उतरने के लिए अभ्यस्त रहे। इसके लिए पैन इंडियन शिकार किए जाते थे, हंटिंग एक्सपीडिशंस। इसलिए इन्हें हंटिंग स्पोर्ट्स नहीं, हंटिंग एक्सपीडिशन कहा गया है, क्योंकि यह सेना को फिट रखने की एक तरह की खास गतिविधि हुआ करती थी। बलबन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सेना को मजबूत करने के लिए ये जो काम किए गए, समय बदलने के साथ ये काम भी बदल गए। फिरोज शाह तुगलक के आते हुए जागीरदारी सिस्टम फिर से रिवाइव कर दिया गया। सेना को फिर से लैंड असाइनमेंट दिया जाना शुरू कर दिया, और सैलरीज अब वो लैंड असाइनमेंट के तहत लेते हैं, जिसकी वजह से उनके हाईली ट्रिम रहने वाले नेचर, उनको कैश सैलरी देना, जिसकी वजह से आम जनमानस से वो टूट करके पूरी तरह से बॉर्डर और लॉ एंड ऑर्डर की सुरक्षा में लगे रहते थे। लेकिन अब आपने उनको रेवेन्यू से जोड़ दिया है, वो अपना खर्चा खुद कलेक्ट कर रहे हैं, आम जनमानस के संपर्क में आ रहे हैं, इससे उन्हें स्ट्रेंथ भी मिल रही है और धीरे धीरे अपनी ड्यूटी से भी विमुख होते चले जा रहे हैं। ऐसी गड़बड़ियां जब आएंगी तो दिल्ली सल्तनत का भी हास हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। यह थी सेना, यानी कि दीवाने अर्ज। बात करते हैं दीवाने रिसालत की। दीवाने रिसालत क्या हुआ करती थी? जब आपने क्रॉनिकल में पढ़ा तो उसमें लिखा है फॉरेन रिलेशंस। तो फॉरेन रिलेशन अब कैसे मेंटेन हो? तो फॉरेन रिलेशन का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? तो फॉरेन रिलेशन मैंने दिल्ली सल्तनत दिल्ली में है, तो मतलब कि दक्कन के साथ, बंगाल के साथ, गुजरात के साथ रिलेशन। मक्का, हज पे कैसे भेजा जाए, मक्का के साथ रिलेशन। तो इस कॉन्टेक्स्ट में फॉरेन रिलेशन। तो इसमें अब क्या आ जाएगा कि दीवान रसालत की जिम्मेदारियां रिलीजियस मैटर हैंडल करना था पहला, पीएस फाउंडेशंस, मस्जिदें और बाकी चीजों का निर्माण करना था दूसरा, और तीसरा काफी अच्छे नोटेबल राइटर्स को और थियोलॉजियंस को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना था, यह तीसरा। यह तीनों चीजें किया करते थे दीवान रिसालत। एक एक डिपार्टमेंट की एक एक गतिविधि याद रखना, सिंपल एक ही दे के पूछेंगे तो आप फंस ना जाना, इसलिए मैं मल्टीपल रोल बता रहा हूं, क्योंकि वो कोई एक ही रोल दे के पूछेंगे। तो ये सारे काम दीवान रिसालत किया करता था। एजुकेशन और जुडिशरी ऑलवेज सल्तनत रूलर के द्वारा खास वर्ग को ही दी गई है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। जैसे जब हम लॉ एंड जस्टिस की बात करते हैं तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील खुद सुल्तान है, लेकिन वो कोर्ट ऑफ अपील है, तो अपील आप किस माध्यम से करते हैं? आपको नीचे के एरिया में काफी सारे डिफरेंट जजेस मिल जाते हैं, जिनकी शुरुआत, जैसे दीवान रसालत का जो हेड है यह है सद्र। सद्र एक तरह का लीड काजी भी है शहर का, और इसी को आप चीफ काजी कहेंगे, तो यही है चीफ जस्टिस भी एक तरह का। तो काजियों के अधीन दूसरे मेंबर आया करते थे, जैसे मुफ्ती हुआ करते थे, और ये काजी जो हुआ करते थे काफी इंपॉर्टेंट पोजीशंस है, तो यही डोनेशंस भी आगे देने का काम करते थे, वक्फ नाम की डोनेशंस आगे प्रोवाइड किया करते थे। दीवान रिसालत को ये हेड किया करते थे और जस्टिस प्रोवाइड करने का काम करते थे। जो सिविल लॉ है वो ऑलवेज शरिया के अकॉर्डिंग फॉलो किया करता था, लेकिन इसमें सल्तनत रूलर के द्वारा कुछ कुछ परिवर्तन भी रखे जाते थे। सेकेंड एस्पेक्ट, जो हिंदू हैं
इनके ऊपर मुस्लिम से शरिया लॉ लागू नहीं होता था, ये अपने पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग ही चलते थे। तो देखिए आज के भारत में मुसलमानों के लिए पर्सनल लॉ है क्योंकि माइनॉरिटी में है वो, और एक भारत ऐसा भी था जब हिंदुओं के लिए भी पर्सनल लॉ था। तो कंट्री साइड में, गांव देहात के इलाकों में जो भारत बस रहा था, यहाँ पर पंचायतों के माध्यम से अपने स्तर पर अपने पर्सनल लॉ के माध्यम से रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करते थे। और इन पंचायतों के हेड जो हुआ करते थे वो मोस्टली गांव के स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्डर जैसे खुद या मुकद्दम हुआ करते थे। विलेज हेडमैन मुकद्दम, या तो आज भी आप देखें ना, तुम पर मुकद्दमा चलाया जाएगा, तो मुकद्दम, तो मुकद्दम, या फिर खुद माने खत्ते, जिनके पास लैंड है, खत्ते हैं, खुद है, तो खुद हुआ करते थे, लैंड ऑनर्स हुआ करते थे। लेकिन जो क्रिमिनल लॉ है ना मेरे बच्चों, सिविल लॉ हिंदुओं का पर्सनल हो गया, मुसलमानों का शरिया के मुताबिक हो गया, लेकिन जो क्रिमिनल लॉ है वह फ्रेम किया जाता था सल्तनत के द्वारा और रेगुलराइज भी किया जाता था सल्तनत के द्वारा। तो उसमें इस्लाम के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखा जाता था, लेकिन यह भी ध्यान में रखा जाता था कि हमारा शासन भारत में है, तो रूलर अपनी तरफ से लॉ में जो इस्लाम की तरफ से की गई बातों में परिवर्तन कर रहा है, लोकल माहौल को ध्यान में रखते हुए इस तरह की अमेंडमेंट्स अकॉर्डिंग टू द लोकल कस्टम एंड कल्चर को कहते थे जवाबती। जवाबती याद रखना, आई बात समझ में? तो ये आगे आने वाले पैराग्राफ में समझ आएगा जब हम नेचर ऑफ द स्टेट पढ़ेंगे। इस तरह का सिस्टम हुआ करता था, आई बात समझ में? ये था दीवान रिसाल। चलिए दीवान इंशा। तो ये जो दीवान इंशा हुआ करता था, इसकी जिम्मेदारी ये हुआ करती थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है सल्तनत, उसकी सॉवरेन स्टेट्स के साथ, यानी कि जो लगभग सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, या प्रोविंशियल गवर्नर्स के साथ, या राजघराने के भीतर ही बातचीत जो है, इन सब के बीच पब्लिक और सीक्रेट कम्युनिकेशन को मेंटेन करता था दीवान इंशा। और कम्युनिकेशन उस समय में बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। इसके अलावा एक डिपार्टमेंट खास हुआ करता था जिसकी जिम्मेदारी ये है कि ये इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हुआ करते थे, जैसे रॉ है, इन्हें बरीद कहा जाता था। ये प्रोविंशियल गवर्नर्स, सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स, मिलिट्रीज और राजघराने में रॉयल पैलेस, इन सब पर नजर रखा करते थे और सुल्तान को ऑलवेज अवेयर कराते थे इंटेलिजेंस की खबरों के माध्यम से कि कैसा देश चल रहा है, मार्केट कैसे काम कर रही है, व्यापारी कैसे काम कर रहा है और मिलिट्री तंत्र कैसे बिहेव कर रहा है। तो बरीद इंपॉर्टेंट पर्सन्स हुआ करते थे। इसके अलावा जो सुल्तान है उसका खुद का एक पूरा का पूरा पैलेस है। उस पैलेस में उसकी आंटी है, उसकी मम्मा है, उसकी कॉन्क्यूबाइंस हैं, उसकी गर्लफ्रेंड्स हैं, उसकी वाइफ्स हैं, सब कुछ हैं। इन सभी को उनकी स्लेव्स हैं। वो जो फीमेल हैं, उन फीमेल को अटेंड करने वाली फीमेल अटेंडेंट्स हैं, स्लेव्स हैं। इन सबको मेंटेन करने के लिए पैलेस के अंदर हैरम हुआ करता था, हैरम। और हर हैरम के अंदर सबके अपने अपने अलग अलग एकोमोडेशंस बनाए गए थे। खाला अलग रहती है, बुआ अलग रहती है, आंटी अलग है, मम्मा अलग रह रही है, सब अलग अलग हैं। इनकी जरूरतें, पैलेस की जरूरतें, सुल्तान की जरूरतें, इन सबको मैनेज करने के लिए बनाए जाते थे कारखाने। कारखानों से इन्हें खास तरह की चीजें चाहिए होती थी, ये इंपॉर्टेंट है। फिर विश्व भर से अलग अलग नायाब चीजें ला करके स्टोर हाउस में स्टोर की जाती थी। तो कारखानों को मेंटेन करना फॉर द पर्पज ऑफ रॉयल डिमांड, स्टोर हाउसेस को मेंटेन करना फॉर द पर्पज ऑफ रॉयल डिमांड, रॉयल पैलेसेस को मेंटेन करना, हैरम्स को मेंटेन करना, सल्तनत शासकों की डिमांड को मेंटेन करने वाला यह जो दफ्तर था, इस पर्सन का नाम है वकील दर। वकील दर। तो ये वकील दर इंपॉर्टेंट पर्सन होता था। फिरोज शाह तुगलक कहता है अपने सैनिकों को, जाओ जो भी अच्छा मिलता है सब मेरे लिए ले आओ, दुनिया की सबसे नायाब चीज पर सिर्फ मेरा हक है। ऐसा फिरोज शाह तुगलक कहता था। फिल्म में अलाउद्दीन खिलजी बताया गया है। ऐसे में कहा जाता है कि एक बार एक जूती पसंद आई जो 70,000 टंका में खरीदी गई थी, और 70,000 टंके से अंदाजा लगा लीजिए देश जौर में आपको 7.5 जीतल के अंदर 1 मण गेहूं मिल रहा है। उस दौर में अगर आप 70,000 टंका खर्चते हैं तो फिर जिम्मी चू की तो क्या ही औकात है उसके सामने। सही बात है। तो इस तरह का उनका सिस्टम था। भैया ये सुल्तान हुआ करते थे।
और कुल मिलाकर के यही है इनके डिपार्टमेंट्स। ज्यादा ना ही पढ़ो तो अच्छा है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की। देखिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जरा रुको सुखमन। चलिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या थी, स्टार्ट कर दिया आपने। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो हुआ करती थी अनन्या, इसको सल्तनत के शासन काल में इल्तुतमिश के समय में नोबल्स या फिर मिलिट्री लीडर्स की सैलरी के पर्पज से इक्ता में बांट दिया गया था। इक्ता इसे होल्ड करने वाला इक्तादार हुआ करता था। यह इक्ता सिस्टम ही आने वाले समय में, मुगलों के समय में, बाद में सूबा हो जाएगा। तो जो सल्तनत पीरियड की प्रोविंस है यह इक्ता है। इक्ता के नीचे हुआ करता था शिक, और शिक के नीचे होता था परगना। तो इक्ता का अधिकारी तो मैंने आपको बताया इक्तादार हुआ करता था। काफी सारी शिक से मिलकर एक इक्ता होता था और काफी परगनों से मिलकर एक शिक बनती थी। तो जो परगना होता था इसका अधिकारी हुआ करता था आमिल, और इसके नीचे लगभग 100 या 84 गांव आते। तो इस समय 84 गांव नाम का वर्ड बहुत फेमस हुआ है। जो लोकल लेवल हुआ करता था, इस लोकल लेवल की एक खासियत है कि लोकल लेवल पर ऑलवेज एक लोकल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को सल्तनत रूलर्स ने एज इट इज ही रिटेन कर लिया, बहुत से परिवर्तन करने नहीं चाहे। जिसमें खुद और मुकद्दम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। लोकल लेवल पर गांवों को कभी तंग नहीं किया जाता था, और लॉ एंड ऑर्डर को लागू कराना पंचायतों की जिम्मेदारी थी, जब तक कि उस गांव से रेवेन्यू कलेक्ट होता ही रहता है। जब तक रेवेन्यू में कोई बाधा नहीं है, गांवों को तंग नहीं किया जाता था। ये हम मास्टर